हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि इस लॉकडाउन की परिस्थिति में भी आप लोग स्वस्थ और संपन्न होंगे। माध्यमिक के बच्चे जो ये चिंता कर रहे हैं कि उनका सिलेबस किस तरह से कंप्लीट होगा, खासकर साइंस का सिलेबस, तो मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ और आप लोगों की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार और सम्मान मिल रहा है। लेकिन एक और खुशखबरी है, मेरी मदद करने के लिए अब से मेरे परम मित्र केमिकल गुरुजी उर्फ अरुण चौधरी जी, जो केमिस्ट्री के एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं, वो माध्यमिक का फिजिकल साइंस का केमिस्ट्री का जो सेक्शन है वो आपको समझाएंगे। उम्मीद करता हूँ जितना सम्मान आपने मुझे दिया है उतना ही सम्मान आप उन्हें भी दीजिएगा। सबसे पहले मैं संदीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं उनके माध्यम से आप सभी बच्चों से जुड़ सकूं। तो बच्चों, आपके इस प्यारे से चैनल केमिकल गुरुजी में मैं अरुण चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं केमिस्ट्री की बहुत बेसिक चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको केमिस्ट्री को समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और माध्यमिक में केमिस्ट्री पोर्शन को कंप्लीट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहला टॉपिक जो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा वो है तत्व, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट। बच्चों, आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? तत्व हैं। एक तत्व मेरे पास भी है, टन टन। ये क्या है? देखो तो बच्चों, ये है लोहा। करेक्ट। ये क्या है? लोहा। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आयरन। करेक्ट, आयरन। और इसका संकेत क्या है? कौन बोला? करेक्ट, Fe। ओके। तो बच्चों, मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि सर, ये जो तत्व है यानी ये जो लोहा है ये किससे बना हुआ है? तो चलिए बच्चों, इसके अंदर झांक के देखते हैं कि ये तत्व बना किस चीज़ से है। तो उसके लिए मैंने बनाया है एक जादुई तरीके से माइक्रोस्कोप, जिसे हम तत्व के अंदर झांक के देखेंगे। तो चलो बच्चों, इसके अंदर झांक के देखते हैं कि ये बना किस चीज़ से है। तो बच्चों, ओहो, ये जो तत्व है ये बना है अणु से। अणु मतलब मॉलिक्यूल से। तो ये जो तत्व है इसके अंदर झांकने में मुझे क्या दिख रहा है कि अणु दिख रहा है। अणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। ओके। तो बच्चों, चलो थोड़ा सा और झांकते हैं और देखते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो अणु है, ये किस चीज़ से बना हुआ है। तो फिर से अपना जादुई चश्मा उठा के मैं देखूं तो जो अणु है वो बना है परमाणुओं से। अच्छा, मतलब अणु जो है वो बना है परमाणु से। करेक्ट। परमाणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एटम। तो बच्चों, ये परमाणु दिखने में कैसा होता है? थोड़ा सा और नज़दीक से देखते हैं इसको, परमाणु दिखने में कैसा है। तो बच्चों, परमाणु जो है वो दिखने में कुछ सोलर सिस्टम जैसा है। मतलब बीच में सूरज है और चारों तरफ प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं। चलो इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो परमाणु जो है वो इस तरीके से देखने में, बीच में सेंटर में सूरज और चारों तरफ कुछ प्लैनेट्स जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं इस तरीके से। समझ में आया? तो बच्चों, अल्टीमेटली ये दिमाग में बैठा लो कि तत्व, कोई भी तत्व, चाहे वो आयरन हो, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, एल्यूमिनियम हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, कुछ भी, कोई भी तत्व, सबका कॉम्पोजिशन बेसिकली यही होता है। मतलब तत्व, कोई भी तत्व, वो बना किससे होता है? उस अपने अणुओं से बना होता है, मॉलिक्यूल से बना होता है। फिर वो जो अणु होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? वो उसके परमाणु से बने हुए होते हैं। वो परमाणु कैसा दिखने में होता है? इस तरीके से दिखने में होता है। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो सेंटर में जो सूरज वाला पोजीशन है, इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं केंद्रक। ठीक है। और चारों तरफ ये जो प्लैनेट्स जैसे हैं जो चक्कर लगा रहे हैं ना, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इन सब चीजों को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा बच्चों, केंद्रक के अंदर में भी कुछ चीजें होती हैं। केंद्रक के अंदर में दो मुख्य चीजें होती हैं जिसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। मतलब इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक को कहते हैं न्यूट्रॉन और दूसरे को कहते हैं प्रोटॉन। ठीक है। तो हर एक एलिमेंट, मतलब हर एक तत्व में
न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। जितने भी तत्व ले लो, चाहे हाइड्रोजन लो, क्लोरीन लो, ब्रोमीन लो, ऑक्सीजन लो, नाइट्रोजन लो, सोडियम लो, पोटेशियम लो, कोई भी ले लो, हर एक में क्या होता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो सब अलग अलग होती है। ठीक है, ओके, ये चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी याद रखना कि बाहर में जितने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है, एक परमाणु के बाहर में कक्षों में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है और केंद्रक के अंदर में जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है, दोनों संख्याएं लेकिन हमेशा बराबर होती है। मतलब किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या के साथ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का संख्या भी होगा। ठीक है, दोनों संख्याएं बराबर होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पर मैंने लोहा का ही एग्जांपल लिया था ना, तो चलो लोहे के बारे में बताते हैं। तो लोहा को सांकेतिक रूप से क्या कहा जाता है? Fe। Fe में टोटल न्यूक्लियस के अंदर 26 प्रोटॉन है। कितने हैं? 26 प्रोटॉन। और बाहर में मतलब कक्षों में टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो है 26 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो किसी भी तत्व में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों जो संख्याएं होगी वो हमेशा बराबर होंगी। ठीक है, ओके। अब आते हैं बच्चों अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक जो मेरा है वो है परमाणु संख्या। तो बच्चों यही जो प्रोटॉन की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इसे ही हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो 26 मैंने किया था किसके लिए? आयरन के लिए। तो यही क्या हो जाएगा? इसकी परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या अगर मुझे कहा जाए कि लोहे के लिए मतलब आयरन के लिए परमाणु संख्या क्या होगी, तो परमाणु संख्या आयरन के लिए होगी बराबर 26। ठीक है, चलो एक और उदाहरण लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? निकालते हैं। ऑक्सीजन में सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर में 8 प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन कितने होते हैं? वो होते हैं 8। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या मतलब जो प्लैनेट्स की तरह सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, उसकी संख्या भी होती है 8। क्योंकि प्रोटॉन की संख्या हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी, तो हो गई 8। दैट मीन्स ऑक्सीजन के लिए अगर परमाणु संख्या मुझे निकालना हो तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? करेक्ट, 8। तो ऑक्सीजन के लिए परमाणु संख्या क्या हो जाएगी? 8। मतलब सिंपल सा चीज, किसी भी तत्व, कोई भी तत्व का जितना प्रोटॉन की संख्या होगी या फिर उस तत्व में जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, वही संख्या क्या हो जाएगी? उस तत्व की परमाणु संख्या। ठीक है, अब आते हैं अगला। तो बच्चों अगला टॉपिक है परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट। सिंपली बच्चों समझो कि किसी भी तत्व के एक परमाणु का जो भार होता है उसी को कहते हैं उस तत्व का परमाणु भार। मतलब किसी भी तत्व के एक परमाणु का जो भार होता है उसी को कहते हैं उसका परमाणु भार। ठीक है, ये डेफिनेशन सिर्फ समझने के लिए है। 2 स्टार मार्क्स देकर मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ उसे समझने के लिए है। एग्जाम में ये डेफिनेशन लिखकर मत आना। इसके बारे में मैं जब आगे और पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल जस्ट ये समझने के लिए समझो, किसी भी परमाणु, किसी भी तत्व के एक परमाणु को अगर हम किसी वेट मशीन में रख देते हैं तो जो भी भार दिखेगा उसमें, डिजिटल मेथड में जो भी भार दिखेगा उसी को कहते हैं उस परमाणु का परमाणु भार। ठीक है, तो मान लो अगर कार्बन है तो कार्बन के अगर एक एटम मतलब एक परमाणु को अगर हम लोग एक वेट मशीन में रख देते हैं तो रीडिंग कितना आएगा? रीडिंग आएगा 12। दैट मीन्स कार्बन का जो परमाणु भार है, जो एटॉमिक भार है, वो है कितना? 12। ठीक है, सिमिलरली अगर ऑक्सीजन लेते हैं, एक तत्व लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अगर एक परमाणु को अगर हम लोग एक वेट मशीन में रख देते हैं तो क्या आता है? रीडिंग कितना आएगा? 16। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना हो गया? 16। क्लियर?
सिमिलरली अगर नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन, और उसके भी एक परमाणु को अगर हम लोग वेट मशीन के ऊपर रख देते हैं तो रीडिंग कितना आएगा? आएगा 14। दैट मीन्स नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार यानी नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना हो गया? 14। क्लियर बच्चों? ये जो वैल्यूज़ है, इन वैल्यूज़ को परमाणु द्रव्यमान भी कहा जाता है। ये सारे वैल्यूज़ को परमाणु द्रव्यमान भी कहा जाता है, परमाणु द्रव्यमान भी कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान एक ही चीज़ हैं काफ़ी हद तक दोनों जो टर्म्स हैं, दोनों जो चीज़ें हैं वो एक ही हैं, लेकिन इसमें कुछ असमानताएं भी हैं जो कि फ़िलहाल बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जब क्लास 11 में जाओगे तो वहाँ पर इसके बारे में और डिटेल में पढ़ोगे और डिटेल में जानने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट। अगला टॉपिक है मास नंबर। मास नंबर का मतलब किसी भी तत्व के एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल को हम लोग क्या कहते हैं? मास नंबर। दैट मीन्स मास नंबर का मतलब क्या है? प्रोटॉन की संख्या का योगफल किसके साथ? न्यूट्रॉन की संख्या के साथ। न्यूट्रॉन की संख्या, इन दोनों संख्याओं का जो योगफल होगा उसे ही हम किसी भी तत्व का हम क्या कहेंगे? मास नंबर कहेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे कार्बन में प्रोटॉन कितना है? कार्बन में प्रोटॉन है 6 प्रोटॉन। और कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितनी है? इलेक्ट्रॉन भी 6 है। लेकिन यहाँ पर तो मुझे इलेक्ट्रॉन से लेना देना नहीं है, मुझे क्या चाहिए? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कितना है कार्बन में? न्यूट्रॉन भी 6 है, तो 6 न्यूट्रॉन। तो कार्बन का मास नंबर कितना हो जाएगा भाई? क्योंकि मास नंबर क्या है? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल। प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन 6 है, मतलब कार्बन का जो मास नंबर होगा वो होगा 6 + 6, मतलब हो जाएगा कितना? करेक्ट, 12। ठीक है, तो जो भी प्रोटॉन की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल होता है उसे हम क्या कहते हैं? मास नंबर। ठीक है, अब बच्चों आते हैं नेक्स्ट। तो अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से इस टॉपिक को समझना, सुनना और लिखना भी। जैसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब हम लोग कहते हैं तब उसको जब हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? O2। ठीक है, तो ये O2 का मतलब क्या है? ये O2 का मतलब क्या है? ये ऑक्सीजन का एक अणु है। ऑक्सीजन का क्या है? एक अणु है। ठीक है, इस एक अणु के अंदर अगर झांकेंगे तो मुझे क्या दिखेगा? परमाणु दिखेगा। कितना परमाणु दिखेगा? जितना परमाणु नंबर यहाँ पर होगा उतना ही परमाणु दिखेगा। इसका मतलब ऑक्सीजन का एक अणु में मुझे क्या दिखेगा? 2 परमाणु दिखेगा। ठीक है, 2 परमाणु दिखेगा। और 2 परमाणु के अंदर में अगर हम लोग जाएंगे तो इस तरह का सिस्टम जो है, सोलर सिस्टम, इस तरह का 2 सोलर सिस्टम मुझे दिखेगा। समझ में आया? तो ये जो 2 है ये क्या है? ये नंबर ऑफ परमाणु संख्या है कि कितना परमाणु संख्या है वो बताता है क्या? ये 2। जैसे मान लो एक और एग्जांपल देते हैं, ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3। ओजोन अगर पकड़ते हैं तो ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3। O3 का मतलब क्या हुआ? ये क्या है? ये एक अणु ऑफ ओजोन है। ओजोन का एक अणु है। ठीक है, ये एक अणु जो ओजोन का एक अणु है ये कितने परमाणु से मिलकर बना है? ये 3 परमाणु से मिलकर बना है। ये 3 परमाणु से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब 3 जो है ऑक्सीजन का 3 परमाणु है इस तरीके का, और ये 3 परमाणु से मिलके क्या बना है? एक अणु बना है। ओजोन का एक अणु बना है। समझ में आया? सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये क्या है? ये तत्व नहीं है, ऑब्वियसली ये क्या है? यौगिक है। मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा तत्व जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है? एक यौगिक बन जाता है। इसमें क्या क्या तत्व है? इसमें तत्व है कार्बन और ऑक्सीजन। ये दोनों मिलकर क्या बनाया? एक यौगिक बनाया जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? ओके, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये एक अणु ऑफ CO2 है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का ये एक अणु है। इसमें क्या क्या है? मतलब इसके अंदर में वही, अगर मैं अपना जादुई चश्मा लेकर आऊँ, मतलब माइक्रोस्कोप अगर लेकर आऊँ और इसके अंदर झांकूँ तो मुझे क्या दिखेगा? मुझे दिखेगा क्या कि एक अणु ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके अंदर में क्या है?
एक परमाणु है, किसका परमाणु? ऑफ कार्बन, कार्बन का एक परमाणु, या फिर इसको हिंदी में लिखते हैं कार्बन का एक परमाणु, और क्या है प्लस क्या है ऑक्सीजन का दो परमाणु। ठीक है, ये दोनों मिलकर एक अणु ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, खाने वाला नमक, ये क्या है? ये एक अणु है, किसका एक अणु है? सोडियम क्लोराइड का एक अणु है। और इसके अगर अंदर में झांकेंगे तो एक अणु ऑफ सोडियम क्लोराइड किससे बना हुआ है? ये बना है एक परमाणु, किसका परमाणु? सोडियम का, मतलब Na का, प्लस क्लोरीन का एक परमाणु से। यहाँ पर क्या है कि सोडियम का एक परमाणु है और क्लोरीन का एक परमाणु है, दोनों मिलकर क्या किया है? एक अणु ऑफ सोडियम क्लोराइड तैयार किया है। मतलब इस तरह का एक होगा और प्लस इस तरह का दूसरा होगा। ये दोनों मिल के क्या किए हैं? एक मॉलिक्यूल या फिर एक अणु ऑफ सोडियम क्लोराइड का निर्माण किए हैं। ठीक है, क्लियर? तो बच्चों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अब एक नई वीडियो में, तब तक खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए। टाटा।